नमस्कार, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं स्मिता रशाल। आप देख रहे हैं मनी गुरु। ट्रंप के टैरिफ से बाजार भले ही थोड़ा बहुत डगमगा गया हो, लेकिन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इसको डर नहीं लगता। ये एमफी के ताजा आंकड़ों ने साफ कर दिया है। जहां जुलाई के महीने में बाजार में थोड़ा उतार चढ़ाव आपने देखा, लेकिन म्यूचुअल फंड इसमें एक बार फिर से रिकॉर्ड तोड़ निवेश आया। खास करके एसआईपी इनफ्लो तो इस बार 28,000 करोड़ के पार पहुंच गया। आखिरकार क्यों बाजार की इस उठापटक में निवेशकों का अटूट भरोसा म्यूचुअल फंड पर बरकरार है, और क्या कारण है कि ट्रंप टैरिफ से डी स्ट्रीट भले ही हिला हो, लेकिन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बिल्कुल नहीं हिला। आज हम इसी पर करेंगे चर्चा। इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं वाइज इन्वेस्ट के सीईओ हेमंत रस्तगी और साथ ही मनी फ्रंट के सीईओ मोहित गांग। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। तो जैसा कि हेमंत जी मैं कह रही थी कि बाजार को तो डर लगा ट्रंप के इस टैरिफ से, लेकिन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को बिल्कुल नहीं। और वो एमपी के नंबर ये बताते हैं, 75 लाख करोड़ का एयूएम हो चुका है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का। इक्विटीज में रिकॉर्ड तोड़ निवेश आया, एसआईपी के जरिए निवेश इतना बढ़िया आया, यानी कुल मिलाकर निवेशकों का भरोसा यहाँ पे सच में अटूट है। हेमंत जी। जी स्मिता, आते हैं आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, अगर हम पिछले महीने की बात करें, जैसा आपने कहा कि जिस तरह का माहौल था, जिस तरह का डर था, और वो हुआ भी। हमने देखा कि हमारे देश पे 50% टैरिफ लगा, और मार्केट में ऑब्वियसली नर्वसनेस हुई, क्योंकि अगर हम इसको नेगोशिएट करके कम नहीं करा पाएंगे तो डेफिनेटली हमारी जीडीपी पे असर पड़ेगा, और कुछ सेक्टर्स हैं जहां पे फर्क पड़ेगा। तो डेफिनेटली मार्केट में नर्वसनेस तो थी, लेकिन म्यूचुअल फंड्स के नंबर जो है वो बहुत ही अच्छे थे, जैसा आपने बताया अच्छे से। बट आई थिंक वो सिर्फ पिछले महीने का नहीं है। मुझे लगता है अगर आप पिछले कुछ सालों से देखें तो जो निवेशक म्यूचुअल फंड्स में, स्पेशली जो एसआईपी से इन्वेस्ट कर रहे थे, हमने देखा है कि उनका बिहेवियर, उनका जो इन्वेस्ट करने का तरीका है, उसमें काफी बदलाव आया है। और आई थिंक जो सालों से हम बात कर रहे थे कि एक समय ऐसा आना चाहिए कि जब हमारे देश में इक्विटी कल्ट हो, जब निवेशक समझे कि इक्विटी की क्या इंपॉर्टेंस है उनके पोर्टफोलियो में, और एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर बने, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बने, तो वो हमें देखने को मिल रहा है। स्मिता, आई थिंक अगर हम पिछले एक साल में देखें, आप देखिए मार्केट ने कोई रिटर्न नहीं दिया। आप निफ्टी 50 को देखिए, वो फ्लैट था, और निफ्टी मिड कैप को देखें तो करीब करीब 1.5% नीचे था। निफ्टी स्मॉल कैप जो था वो करीब 4.5% नीचे था। लेकिन अगर आप एसआईपी की बात करें, जैसा आपने कहा कि पिछले महीने का जो नंबर था वो रिकॉर्ड नंबर था, 28,464 करोड़। लेकिन एक साल पहले का अगर मैं देखूं, जिस समय पे मार्केट के कुछ सेगमेंट ने या तो नेगेटिव रिटर्न दिया है या तो फ्लैट रही है मार्केट, वहां पे 23,332 करोड़ था पिछले जुलाई में। यानी वहां से 22% की ग्रोथ हमने देखी है एसआईपी के नंबर में। तो आई थिंक ये जो शिफ्ट है, ये क्लियरली इन्वेस्टर्स की सोच, इन्वेस्टर्स किस तरह से आज मार्केट लिंक प्रोडक्ट को देख रहे हैं। चैलेंजेस आए हैं, आगे भी आएंगे, बट आई थिंक मुझे लगता है ये ट्रेंड है जो आगे भी कंटिन्यू करता रहेगा। ऐसे ऐसे फेजेस आएंगे जब कुछ होगा मार्केट में, नेगेटिव होगा, तो थोड़ा सा डिप भी आपने को देखने को मिल सकता है। बट आई थिंक जो ट्रेंड है स्मिता, मेरे हिसाब से वो अपवर्ड ही रहेगा। और ये निवेशकों ने जो दिखाया है, बहुत ही मेच्योरिटी दिखाई है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट में क्या होता है, लॉन्ग टर्म पोटेंशियल में हमें बिलीव है। और आई थिंक उसको ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टर्स ने अपनी एसआईपी और इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू किया। बिल्कुल, और इसीलिए ये लगातार मोहित हम देख रहे हैं कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ये कह रही है कि हम पुष्पा हैं, पुष्पा झुकेगा नहीं। लेकिन दूसरी तरफ डगमगाता हुआ बाजार हमने देखा, खास करके टैरिफ के बाद। हालांकि वॉलेटाइल ज्यादा रहा मार्केट, लेकिन इन सब के बीच आपने क्या इसमें इन्वेस्टर के बिहेवियर में कुछ डिफरेंसेस देखे हैं मोहित? जी स्मिता, बहुत बहुत शुक्रिया शो में बुलाने के लिए। तो जैसा आपने कहा कि इन्वेस्टर रुकेगा नहीं, थमेगा नहीं, थकेगा नहीं, तो वही हम कुछ देख रहे हैं भारतीय बाजारों में। जो डोमेस्टिक लिक्विडिटी है और जो डोमेस्टिक पैसा है वो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। अगर आप देखें पिछले 2 साल का ट्रेंड स्मिता, तो लगातार हम ये देख रहे हैं कि जो फॉरेन निवेशक हैं वो लगातार बिकवाली कर रहे हैं भारतीय बाजारों में। तो जो एफआई का डेटा है वो काफी नेगेटिव है, और फिलहाल टैरिफ वॉर के चलते ट्रंप के जितने भी नए फॉर्मूला इंडिया पे लागू हो रहे हैं उनके देखते काफी सारा विड्रॉल हुआ है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का। बट अगर मार्केट टिका हुआ है या फिर ऊपर की तरफ का रुख अभी भी बाकी है, या मार्केट ज्यादा नहीं गिरा है, तो उसके पीछे एक ही बड़ी वजह रही है, और वो है डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का भरोसा, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की लिक्विडिटी।
राइट। तो अगर मैं देखूं कि क्या हमने अपने पोर्टफोलियो में या हमारे क्लाइंट्स में हमने कुछ इस तरह का डर का माहौल देखा हो या फिर कहीं पर हमने अब्रप्ट तरीके से सिप के क्लोजर्स देखे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है स्मिता। पिछले 1 साल से इनफैक्ट द ट्रेंड हैज बीन कि लगातार नए निवेशक जुड़ रहे हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन की मुहिम से। लगातार निवेशक जो है वो फाइनेंशियल सेविंग्स को अपना रहे हैं एज कम्पेयर टू फिजिकल सेविंग्स एंड फिजिकल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट्स की तरफ रुझान बढ़ा है। और ये जो सिप का नंबर है, जैसे-जैसे लोगों के इंक्रीमेंट्स आते हैं, बोनसेस आते हैं, सैलरी में कहीं पर भी कोई इजाफा होता है, तो हमने देखा है कि सिप के नंबर जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं और वोलेटिलिटी के कारण कहीं भी सिप बंद नहीं हुए हैं। इनफैक्ट रीबैलेंसिंग ज़रूर हुई है, थोड़ा-सा मार्केट के रुख को देखते हुए पोर्टफोलियो एलोकेशन ज़रूर रीबैलेंस हुआ है, बट निवेशकों ने कहीं पर भी सिप को रोका नहीं है। एक और ट्रेंड जो मैं कंटिन्यूअसली देख रहा हूँ स्मिता, वो है एनएफओ के कलेक्शंस। हालाँकि ये कोई बहुत अच्छा मापदंड नहीं है बाजार को तय करने का, बट वो दिखाता है और दर्शाता है कि लिक्विडिटी कितनी स्ट्रांग है। अगर आप देखें पिछले महीने भी तो एनएफओस के जो कलेक्शन थे वो एक रिकॉर्ड तोड़ एनएफओ कलेक्शंस थे। पिछले महीने बहुत सारे नए एनएफओस आए भी थे, राइट। तो हर तरह से अगर आप देखें, चाहे वो आईपीओ कलेक्शंस हो, चाहे वो एनएफओ कलेक्शंस हो, चाहे वो सिप के आंकड़े हो, हर आंकड़ा एक नई ऊंचाई को छू रहा है और वो दिखाता है कि जो डोमेस्टिक निवेशक है वो डर नहीं रहा है, वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है और वो मैच्योर हो गया है बाजार की वॉलेटिलिटी को झेलने के लिए। जी, बिल्कुल। और ये आपने बहुत अच्छी बात कही क्योंकि एमफीस का जो नंबर हैं वो तो बहुत कुछ दिखाते हैं, लेकिन एनएफओ का नंबर इस बार बहुत ऐसा था जो आई कैचिंग था और उसकी नज़र हर किसी की नज़र इस पर पड़ी। हेमंत जी, आपसे एक चीज़ मुझे समझना है, क्या वॉलेटाइल मार्केट में भी निवेशकों का म्यूचुअल फंड में इस तरीके से बना रहना इस चीज़ को बताता है कि एसआईपी में निवेश का ये नया दौर है? स्मिता, बिल्कुल आती है। इसको बहुत साल लगे स्मिता, इनफैक्ट कुछ दशक लग गए हैं इसको यहाँ तक पहुंचने के लिए। पहले हम देखते थे कि जब भी मार्केट जो है वोलेटाइल होता था, हम देखते थे कि काफी निवेशक जो है अपनी एसआईपी को बंद कर देते थे और फिर जब मार्केट ऊपर जाता था तो ऑब्वियसली वो अपॉर्चुनिटी मिस होती थी और फिर दोबारा से वो नहीं आते थे। पिछले कुछ सालों से और जिस तरीके से हमने एसआईपी की बुक बढ़ते हुए देखा है और जो करंट लेवल पे पहुंचा है, वो वही दर्शाता है कि निवेशकों ने दो तीन चीजें समझी है। एक, के पहली बात, अगर आपको मार्केट लिंक प्रोडक्ट में आना है, स्पेशली अगर इक्विटी फंड में आ रहा है, तो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हुई है कि ज्यादातर इन्वेस्टर जो मैं देख रहा हूँ एसआईपी में, वो एक गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। यानी उनको पता है कि जो मैं इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वो अगले 10 साल 15 साल या कितने साल के लिए है। तो उससे कहीं ना कहीं जो डर था वॉलेटिलिटी का, वो कम हुआ है, क्योंकि वो कमिटेड है डिसिप्लिन निवेश करने के। तो उनको ये भी पता है कि हम जब मार्केट गिरेगा तो हमको ज्यादा यूनिट मिलेगी, हमको ज्यादा फायदा होगा। तो अब जो पहले डर था मार्केट गिरने का, और ये भी समझ में आया कि ओवर द लॉन्गर टर्म मार्केट का ट्रेंड जो है वो ऊपर जाने का होता है। बट ऑब्वियसली कभी शॉर्ट टर्म में, कभी मीडियम टर्म में मार्केट में चैलेंजेस आते हैं, कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स की पेशेंस को टेस्ट करते हैं। बट सबसे बड़ा फायदा एसआईपी से इन्वेस्ट करने का वही है कि आप बजाय इसके कि चिंता करें कि मार्केट का लेवल कहाँ है, चाहे आपको शुरुआत करनी हो, चाहे आपको एडिशनल पैसा डालना हो, जैसे अभी मोहित ने कहा कि भाई जब निवेशकों की इनकम बढ़ती है तो उसका कुछ हिस्सा जो स्टेप अप एसआईपी करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फायदा देगा कंपाउंडिंग में इन्वेस्टर्स को। तो आई थिंक बिल्कुल ट्रेंड चेंज है। मुझे लगता है जिस तरीके से निवेशक अब इक्विटी इन्वेस्टमेंट को देख रहे हैं एसआईपी से, वो बहुत ही पॉजिटिव ट्रेंड है मुझे लगता है। और जो अभी जो हमने देखा पिछले 1 साल में, जैसा मैंने कहा, मार्केट फ्लैट हो या मार्केट गिरा हो, वो उन्होंने उसको अपने स्ट्राइड में लिया। उनको समझ में आया कि ये चीजों को हमें इग्नोर करना है और अपना फोकस जो है वो लॉन्ग टर्म पे रखना है। तो ये काफी काफी मुझे लगता है अच्छा ट्रेंड है। और सबसे अच्छी बात ये साथ में स्मिता के जो नए निवेशक आ रहे हैं, आप देखिए एसआईपी के जो नंबर्स है, अकाउंट जो है वो 9.5 करोड़ के करीब पहुंच गए हैं। और सिर्फ एसआईपी से जो एयूएम है वो करीब करीब 15,20,000 करोड़ है। तो आई थिंक जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं ये ट्रेंड चलता हुआ, ये बिल्कुल दर्शाता है कि जो सोच है और जिस तरीके से निवेशक इन्वेस्ट करते हैं वो बिल्कुल बदल गया। और मोहित, अगर मैं बात करूं एमफी के नंबर की, तो आपने सेक्टोरल फंड या थीमेटिक फंड के नंबर देखे होंगे, काफी अच्छा निवेश इसमें आया। हालांकि इसमें अक्सर हम देखते हैं कि अच्छा निवेश आता है, लेकिन फिर भी इन सारे सेक्टर्स में, मतलब सेक्टोरल फंड में अच्छा निवेश आया, लेकिन कौन कौन से वो बाजार के सेक्टर रहे, खास करके मार्केट के अंडर जो आते हैं, जहां पर बहुत ही हमने वॉलेटिलिटी देखी, वो इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा इफेक्टेड वही रहे इस ट्रम्प के टैरिफ से। जी,
तो स्मिता देखिए, जहाँ तक टैरिफ्स का सवाल है और भारतीय एक्सपोर्ट्स का सवाल है, अगर कुल मिलाकर हम देखें तो यूएस में हमारा एक्सपोर्ट्स जो है वो करीब 80 बिलियन के आसपास का है एवरी ईयर। और उसमें जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो है टेक्सटाइल्स का। उसके बाद आता है आपका जेम्स एंड ज्वेलरी, ऑटो पार्ट्स, फार्मा, ये सब तरह की चीजें हैं। आईटी एक्सपोर्ट्स भी काफी बड़ी चीज है, बट वो आईटी गुड्स नहीं है, आईटी सर्विसेज है, तो वो थोड़ा सा अलग हो गए। मैं यहाँ पर गुड्स की अगर बात करूं तो ये जितने भी सेक्टर थे, स्पेशली टेक्सटाइल्स, कुछ कुछ इंजीनियरिंग, कुछ कुछ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, इन सारे सेक्टर्स पर हमने काफी ज्यादा असर देखा। बिकॉज देखिए, जब तक 25% टैरिफ था तब तक बात फिर भी भारत के हक में थी, बिकॉज जो कॉम्पिटिंग रिलेटिवली जो कॉम्पिटिंग इकोनॉमीज है, जैसे बांग्लादेश हो गया, वियतनाम हो गया, चाइना हो गया, या और भी जो अलग अलग इकोनॉमीज हैं जो कि भारत से कंपटीशन में है इन सारे गुड्स को एक्सपोर्ट करने के लिए यूएस में, उन पर भी कहीं ना कहीं टैरिफ इसी रेंज में था। पर जैसे ही वो टैरिफ बढ़कर 50% हो गया तो काफी हद तक भारतीय सामान जो है वो अनकॉम्पिटिटिव हो जाएगा यूएस मार्केट्स के लिए। अब इसको आगे आने वाला समय ही बताएगा कि क्या ये टैरिफ इसी स्तर पर रहता है या कोई ट्रेड डील साइन होती है और इसमें कुछ रियायत मिलती है। बट जब तक वो नहीं होता है तो जो भी एक्सपोर्ट हैवी सेक्टर्स हैं, स्पेशली एक्सपोर्ट्स जहां का यूएस में होता है, और वहां पर टेक्सटाइल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, ऑटो पार्ट्स और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स ये सबसे बड़ा हिस्सा रखते हैं। तो इन सारे सेक्टर्स पर हमने बहुत दबाव देखा है। सेक्टोरल फंड्स की बात अलग थी स्मिता, वो काफी थीमेटिक तरीके से म्यूचुअल फंड हाउसेस अक्सर लॉन्च करते रहते हैं, और वो उसका एक मुद्दा ये भी होता है कि नई लिक्विडिटी को जनरेट किया जाए और नया कॉर्पस बढ़ाया जाए। बिकॉज एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स जो हैं वो एग्जिस्टिंग फंड्स में हमने काफी बार देखा है कि डालने में हिचकिचाते हैं। एक नया थीम देखते ही काफी नए निवेशकों की होड़ लग जाती है। तो अलग अलग तरह के सेक्टोरल फंड्स हमने अक्सर देखे हैं बाजार में। आपने देखा काफी सारे कंजम्पशन फंड्स आ रहे हैं, मल्टी फैक्टर मल्टी एसेट फंड्स आ रहे हैं, मोमेंटम बेस्ड फंड्स आ रहे हैं। तो बहुत सारे नए थीम्स के जो फंड्स हैं मार्केट में, इनोवेशन फंड आया, तो इस तरह की काफी सारी थीम्स जो है वो देखने में आ रही है। और हर थीम को अगर आप देखेंगे तो निवेशकों ने पूरी तरह से सराहा है या फिर बहुत नया पैसा इनके अंदर में गया है। तो दो अलग अलग चीजें हैं। एक बाजार की उथल पुथल जो कि टैरिफ के चलते आई, उसमें कुछ सेक्टर्स इंपैक्ट हुए और आगे भी मुझे चलता है कि उन सेक्टर्स पर दबाव बना रहेगा। जी। और दूसरा, हमारे जो सेक्टोरल फंड्स थे वहां पर मुझे लगता है कभी दबाव नहीं आने वाला, वहां पर नया पैसा आता ही रहता है। बिल्कुल, और वो दिखता भी है हर मंथ में अगर आप देखें तो एमफी के जो नंबर्स हैं वो वहां पर काफी बुलिश दिखाई देते हैं। अब जल्दी से हेमंत जी मैं आपसे जानना चाहूंगी, छोटी सी सलाह अगर आप अपनी तरफ से नए निवेशकों को देना चाहें तो। देखिए, मार्केट में उतार चढ़ाव आएंगे, कारण अलग अलग होंगे। इक्विटी बाय नेचर जो है वो एक वोलेटाइल एसेट क्लास है। पर अच्छी बात यह है कि जब आप इक्विटी में निवेश करते हैं, दो तीन चीजों का, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था, कि अगर आप अपना लॉन्ग टर्म व्यू रखें, अपना गोल डिफाइन करके टाइम होराइजन करके चलें और एक डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करें, कमिट करें कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी उसका कुछ हिस्सा आप इसमें इन्वेस्ट करते जाएंगे, तो आपको कोई कारण नहीं है कि आज जो मार्केट में हो रहा है उससे डर के आपको अपने निवेश को रोकना है या सोचना है। मेरे हिसाब से इक्विटी क्योंकि लॉन्ग टर्म निवेश है और इसका पोटेंशियल जो है बाकी एसेट क्लासेस से बेहतर है। बस आप ये दो तीन चीजों का ध्यान रखिए, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिए, सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट कीजिए, वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाइए। शुरुआत में बहुत ज्यादा एग्रेसिव फंड मत रखिए, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि इक्विटी बाय नेचर जो है वो एक वॉलेटाइल एसेट क्लास है। ये चीजों का ध्यान रखिए। आप धीरे धीरे जब आप थोड़ा समय बिताएंगे इक्विटी मार्केट में, आप वॉलेटिलिटी को कैसे टैकल करना वो सीखेंगे और आपको समझ में आएगा किस तरह का इसमें पोटेंशियल है। तो बिल्कुल मार्केट लेवल देख के आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, चाहे आप एडिशनल पैसा डाल रहे हो, चाहे आप निवेश का शुरुआत कर रहे हो। सिर्फ अपनी क्लैरिटी रखिए, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, सही एसेट क्लास, सही फंड चुनिए और शुरुआत कीजिए। बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छी एडवाइस हेमंत जी की तरफ से आप सभी को। और एक और राय मैं चाहूंगी मोहित आपसे लूं कि मौजूदा समय में म्यूचुअल फंड में निवेश करने का क्या ये बिल्कुल सही समय है हर किसी के लिए, जो जो अभी तक इसमें शामिल नहीं हुआ है उनके लिए भी? स्मिता देखिए, मेरा हमेशा से मानने रहा है कि जो सही समय था वो कल था। आज दूसरा बेस्ट डे है निवेश के लिए। तो अगर आप कल मिस कर चुके हैं तो डेफिनेटली आज निवेश करिए। इसमें कोई भी समय गलत समय हो ही नहीं सकता है अगर आप सिप के माध्यम से निवेश कर रहे हो। और हेमंत जी ने बहुत खूबसूरती से उसको समझाया भी है। मैं सिर्फ एक ही इस पे बात बोलना चाहूंगा, वो ये है कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, राइट। तो कोई भी बड़ा लक्ष्य अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो वो एक दिन में नहीं बन सकता है, एकदम से नहीं हो सकता है। उसके लिए आपको बहुत सालों का एक कॉर्पस जो है वो इकट्ठा करना होगा। सिप इन द इनिशियल ईयर्स इज अ टूल ऑफ अक्यूमुलेशन,
और वो वेल्थ क्रिएशन टूल बहुत समय के बाद 5-6 साल के अक्यूमुलेशन के बाद जाकर बनता है, जब आप अपनी जमा पूंजी पे बहुत बड़ा इजाफा देखते हैं, बहुत बड़ा कंपाउंडिंग देखते हैं। तो इनिशियल ईयर्स में आपको पेशेंटली उससे सिर्फ बनाना है और उसमें सिर्फ अपनी क्या बोलते हैं मेहनत की कमाई को आप लगाते जाइए एंड ये आगे चलकर आपको अच्छे फल देगा। बिल्कुल, और ये बहुत ही अच्छे सलाह मोहित जी की तरफ से भी आप लोगों को, और वाकई इस पर भरोसा भी करता है निवेशक म्यूचुअल फंड का, और ये चीज़ें दिखती भी हैं, और तभी म्यूचुअल फंड ये कह रहा है कि टैरिफ का डर उसे नहीं है। आप लोगों के साथ ये चर्चा आगे भी जारी रहेगी और शो में कुछ कॉलर्स को भी शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मनीगुरु देख रहे हैं आप, और मनीगुरु में अब समय हो गया है एक कॉलर को शामिल करने का। इस वक्त कपिल हमारे साथ हैं। कपिल, बताएं क्या सवाल है आपका? मैडम, मेरा जो पोर्टफोलियो है एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, तो फिर मैं अभी एक फ्यूचर का प्लानिंग कर रहा हूँ। 10 साल में मैं एक रिटायरमेंट लेने वाला हूँ, तो मुझे एक कॉर्पस के नियरली 7 करोड़ का कॉर्पस का प्लानिंग है। मेरा अभी SIP चल रहा है एक अप्रोक्स 65,000 का, तो हर ईयरली मैं स्टेपअप कर रहा हूँ 10,000 का SIP। तो ये जो मेरा प्लानिंग है वो सही है, और जो मेरा पोर्टफोलियो बताया था वो सही है क्या? ये तो चीज मेरा क्वेश्चन था। तो मोहित जी, अगर आप इनका पोर्टफोलियो देखेंगे तो अच्छे खासे फंड इन्होंने बेहतरीन फंड इन्होंने ले रखे हैं। पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड भी इनके पास है, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप और निपॉन का मल्टी कैप इनके पास है, क्वांट स्मॉल कैप है, HDFC BSE सेंसेक्स इंडेक्स फंड इनके पास है। क्या सलाह रहेगी इन्हें? जी, तो कपिल जी देखिए, जहां तक आपके लक्ष्य का सवाल है, 63,000 रुपए की मंथली SIP आपने कर रखी है। 12% की अगर मैं दर अज्यूम करूं रेट ऑफ रिटर्न ऑन योर पोर्टफोलियो, तो करीब करीब 2 करोड़ 5 लाख के आसपास का आप कॉर्पस जमा कर लेंगे 10 साल में। यहाँ पर मैंने 10% का स्टेप अप भी अज्यूम किया है, जो कि आपने अपने सवाल में लिखा भी है। जहां तक फंड का मिक्स का सवाल है, लुक, मुझे आई थिंक आपका पोर्टफोलियो काफी अच्छा लगा। आई थिंक सबसे अच्छी बात ये लगी, जो कि मुझे आजकल काफी कम देखने में आती है, वो ये कि आपने लार्ज कैप में भी एक एलोकेशन कर रखा है। थोड़ा छोटा ही सही, पर आपने लार्ज कैप में एलोकेशन डाला है, और वो भी एक पैसिव इंडेक्स फंड के जरिए, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऑनेस्टली आई थिंक मुझे लगता है कि लार्ज कैप कैटेगरी में एक पैसिव इंक्लूजन इज अ वेरी गुड स्ट्रेटेजी टू गो विद। 8,000 रुपए का आपका SIP है वहां पर BSE इंडेक्स फंड में। उसे आप धीरे धीरे थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं, बिकॉज अदरवाइज आपका लार्ज कैप एलोकेशन जो वो है वो रिलेटिवली कम है पोर्टफोलियो का ओवरऑल एलोकेशन अगर मैं देखूं तो। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप अपनी श्रेणी का उच्चतम फंड है, टॉप ऑफ द लाइन है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा इंटरनेशनल एलोकेशन भी मिल रहा है। फंड का साइज काफी बड़ा हो चुका है, 1,10,000 करोड़ का, और यहाँ मुझे लगता है कि राजीव ठक्कर बहुत शानदार काम कर रहे हैं, बट इसे आप कंटिन्यूसली मॉनिटर करिए। एंड क्वांट स्मॉल कैप, देखिए लास्ट 1 साल से मोमेंटम शैली बिल्कुल नहीं चली, और क्वांट के सारे ही फंड्स जो हैं वो बॉटम क्वार्टाइल में परफॉर्मेंस में आते हैं। बट आई वुड स्टिल सजेस्ट कि आप इसमें बने रहिए। जैसे ही मार्केट में थोड़ा सा मोमेंटम वापस आएगा, मुझे लगता है ये फंड अच्छा परफॉर्म करने चाहिए। मोतीलाल मिड कैप एंड निपॉन मल्टी कैप आर अगेन ग्रेट फंड्स। तो ओवरऑल जो आपका पोर्टफोलियो का मिक्स है वो काफी अच्छा है। आई थिंक आपको इसके अलावा किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा लार्ज कैप का एलोकेशन बढ़ाइए, और अगर आप स्मॉल कैप में कभी एक और एडिशन करते हैं तो बंधन स्मॉल कैप या फिर फ्रैंकलिन स्मॉलर कंपनीज फंड को आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है कपिल को अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए। अब हमारे साथ एक और कॉलर आनंद इस वक्त जुड़ चुके हैं फोन पर। आनंद, बताएं क्या सवाल है आपका? हेलो, एम आई ऑडिबल? जी जी आनंद, बताएं क्या सवाल है आपका? थैंक यू सो या मेरा क्वेश्चन ये था, फर्स्ट ऑफ ऑल स्मिता जी, थैंक यू सो मच। जी, या मेरा सवाल ये था कि मेरी जो इन्वेस्टमेंट है जो अभी मैंने शुरू की है, ओके, जस्ट लास्ट मंथ से शुरू किया है मैंने इन्वेस्टमेंट, और मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ये सही है या फिर इसमें कुछ मुझे चेंजेस करनी है। आई एम लुकिंग फॉर अ हॉरिजॉन फॉर 10 years फॉर अ लॉन्ग टर्म, 4 to 5 years for my daughter's marriage, and 2 to 4 years for traveling and all. ओके।
तो हेमंत जी, हाँ, इनका पोर्टफोलियो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, इनका सवाल भी, क्योंकि पहली बार मैंने किसी दर्शक के सवाल में ये देखा। अक्सर शादी के लिए, रिटायरमेंट के लिए कॉर्पस का तो आता है कि कॉर्पस कैसे इसको हासिल कर पाएंगे, लेकिन ट्रैवल के लिए इन्होंने भी मेंशन किया था स्पेशली कि इसका कॉर्पस वो कैसे हासिल कर पाएंगे। क्या सलाह रहेगी इन्हें, हेमंत जी? जी स्मिता, आई थिंक जब भी आप अपने गोल डिफाइन करें तो इनफैक्ट हर गोल, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो, चाहे मीडियम टर्म हो, लॉन्ग टर्म, सबको डिफाइन करने की जरूरत है, जो उन्होंने बिल्कुल किया है यहाँ पे। तो देखिए, इनकी करंट जो एसआईपी है वो 32,000 की एसआईपी है, उसमें 3,000 जो है वो एक लिक्विड फंड में है। बाकी जो फंड्स है उनके पास 6 फंड्स हैं। तो पहले मैं फंड्स के बारे में उनको बता देता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि क्या उनको करना चाहिए अपने टारगेट्स को पूरा करने के लिए। तो देखिए, अभी जो इनके पास फंड्स है, मुझे लगता है इन्होंने अपना पोर्टफोलियो काफी अच्छा बनाया है। मेरा हमेशा ये मानना है कि आप जब शुरुआत में इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं तो एक वेल डाइवर्सिफाइड कैटेगरीज का पोर्टफोलियो बनाइए। तो इनके पास अगर आप देखें तो एक फ्लेक्सी कैप फंड है, स्मॉल कैप है, मिड कैप, लार्ज कैप है, मल्टी कैप फंड है और एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स है। आई थिंक इन टर्म्स ऑफ कैटेगरीज बिल्कुल सही चुनी है उन्होंने। और उसके अंदर जो फंड्स भी हैं, जैसे अगर हम देखें मिड कैप में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है, बहुत ही अच्छा फंड है। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड है, बंधन स्मॉल कैप फंड है इनके पास, निप्पॉन लार्ज कैप और निप्पॉन का मल्टी कैप फंड है, और डीएसपी का एग्रेसिव हाइब्रिड। तो आई थिंक कैटेगरी और फंड्स दोनों बहुत ही अच्छे चुने उन्होंने। बदलाव कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं इनके टारगेट पे आता हूँ, देखिए इनके जो टारगेट है ट्रैवलिंग का, इन्होंने कहा कि 2 से 5 साल, तो कहीं ना कहीं इनको थोड़ा सा डेफिनेट पीरियड रखना पड़ेगा। मान लीजिए मैं 3 साल अगर मान के चलूँ और 3 लाख की इनको जरूरत हो, और फिर उन्होंने कहा कि बेटी के लिए पैसा चाहिए उनको, और फिर अपने रिटायरमेंट के लिए, तो जो करंट जो इन्वेस्टमेंट है इनकी अभी, उसके हिसाब से जो रिटायरमेंट का गोल है वो पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि इनकी जो बाकी 2 इन्वेस्टमेंट है उसका टाइम पीरियड बहुत शॉर्ट है। तो मेरे हिसाब से वो दोनों पूरे होंगे और रिटायरमेंट के लिए करीब 50 या 60 लाख का कॉर्पस बनेगा ये इन्वेस्टमेंट से। दूसरा, शायद मुझे लगता है इस पोर्टफोलियो में अभी जैसे उन्होंने कहा कि इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की है, तो आगे बाद इनके पास काफी स्कोप है कि वो हर साल अपनी एसआईपी को बढ़ाते रहें। अगर वो ऐसा करते रहेंगे, पर समय 10 साल ही है, तो अगर या तो और इनके पास कोई इन्वेस्टमेंट है उसका डिटेल चाहिए, बट ये इनको मान के चलना पड़ेगा कि इनके रिटायरमेंट में काफी बड़ा गैप है, उसके ऊपर उनको ध्यान देने की जरूरत है। बाकी जो पोर्टफोलियो उन्होंने बनाया वो बहुत अच्छा है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं करना। जी बिल्कुल, बहुत समझदारी से इन्होंने प्लानिंग की है, और यही खासियत भी है आजकल के म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स की, जो हर एक गोल के हिसाब से अपने टारगेट को डिफाइन करके उसके बाद प्लानिंग के साथ अपनी निवेश की जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। बहुत शुक्रिया हेमंत जी आपका भी हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए, और मोहित आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए, और दर्शकों का और हमारा सभी सवालों का जवाब देने के लिए। इसी के साथ मनी गुरु के आज के इस सेगमेंट में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहें इसी बिजनेस के साथ। नमस्कार।